नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत धन्यवाद है। अंकित जी। और ये लगभग आप मार्च का तीसरा सप्ताह चल रहा है और पिछले संडे को चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसकी घोषणा की गई। उन 5 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी है। जी। तमिलनाडु और केरल की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित इस वक्त है वो बंगाल पे है और असम पे है। जी। असम इसलिए है क्योंकि हिमंत विश्व शर्मा अपनी बयानबाजियों की वजह से पूरी जी। तरीके से चर्चा के केंद्र में रहते हैं। जी। और ममता बनर्जी और भाजपा का जिस तरीके से बंगाल में मुकाबला है जी। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार, पिछले बार भी हमने देखा था किस तरीके से नेक टू नेक फाइट थी। हालांकि ममता बनर्जी काफ़ी आगे निकल गई थी, जी। लेकिन फाइट नेक टू नेक थी। लेकिन इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, एसआईआर हो चुका है और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से, पिछली बार ममता बनर्जी को उन्होंने नंदीग्राम से हराया था, जी। इस बार वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। टीएमसी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। तो पश्चिम बंगाल से हम शुरुआत करते हैं। जी। माहौल क्या है और जिस तरीके से वहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं अधिकारियों के, जी। क्या कहेंगे? देखिए, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी चुनाव डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद कमान एक तरह से चुनाव आयोग के पास होती है और वो कमान इस कह सकते हैं कि संदर्भ में होती है कि आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है और निष्पक्ष चुनाव के लिए आपको जो भी उचित लगता है आप करिए। अब चुनाव आयोग का जो दल है वो सिर्फ जब कमान चुनाव घोषित होने के बाद आ गई तभी उसके पास सारी जानकारी नहीं होती है। वो उससे पहले से, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का जो दल है वो दौरा करके आया था, प्रतिनिधियों से राजनीतिक दलों के मिलकर आया था। अपने आप भी उन्होंने दौरे किए थे, बीएलओ से भी मुलाकात हुई थी और खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बंगाल का दौरा करके आए। तो सारा जो ग्राउंड रियलिटी है वो चुनाव आयोग उससे वाकिफ़ है। चुनाव आयोग इस बात से वाकिफ़ है कि कैसे वहाँ पर मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है एक खास पार्टी के लिए मतदान करने के लिए। कैसे वहाँ पर अगर ये एसआईआर की कवायद नहीं होती तो बड़ी संख्या में घुसपैठिए और जो भारत के मतदाता नहीं हैं वो भी किस तरीके से मतदान कर देते थे और नतीजों को प्रभावित करते थे, ये देखा है देश ने। तो अब इस बार जो कह सकते हैं कि मतदाता सूची काफ़ी हद तक शुद्ध हो चुकी है और जो राज्य का जो असल मतदाता है जिसको मतदान का अधिकार होना चाहिए वही मतदान करेगा इस बार। और जिस तरीके से आप देखिए कि 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, सुरक्षा का भारी बंदोबस्त रहेगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मतदाता हैं वो बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के मतदान कर पाएंगे। अपने मर्जी की जो उनको चाहिए, अपने मन की सरकार चुन पाएंगे। और अगर हम देखें कि चुनाव आयोग के जो तबादलों पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, या जैसा आपने कहा कि वो टीएमसी इस बात को लेकर अदालत भी गई है और भी कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं। तो टीएमसी की आदत है बार बार हर बात को लेकर अदालत जाने की। और आप ये देखिए कि किस तरीके से जो चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे हमारी जांच एजेंसियां हों, या जो भी हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके प्रति टीएमसी सरकार का क्या रवैया रहा है पिछले जो अभी ममता बनर्जी का शासन रहा है 2011 से अब तक का, अगर हम उसको देख लें तो ये कोई असामान्य बात नहीं है कि उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया है। चुनाव के समय वो सब पर निशाना साधती हैं। अभी उन्होंने नया भय का माहौल बनाना शुरू किया है कि सीए एनआरसी आ जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीनी जा रही है? आज तक किसकी नागरिकता गई है सीए अधिनियम लागू होने के बाद से? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो हाई कोर्ट है, हमारे जो लोअर कोर्ट है, वो निगरानी करते हैं कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न होने पाए।
अगर आप जाते हैं, आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, तो आप अदालत की शरण ले सकते हैं, आपको न्याय मिलता है। तो अदालतों के होते हुए आप इस तरीके का भय क्यों मनाते हैं? लेकिन ममता बनर्जी का राजनीतिक स्टाइल ही यही है। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि जो बंगाल में हवा कुछ बदली-बदली सी है। क्या ये हवा वहाँ की सत्ता को पूरी तरह बदल देगी, या कोई खिचड़ी सरकार आएगी? लेकिन खिचड़ी सरकार आने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर या तो लेफ्ट टीएमसी और है, कांग्रेस तो खत्म है वहां खत्म पर। है, तो मुकाबला दो दलों के बीच में ही है। तो जब मुकाबला दो दलों के बीच में होता है तो जनता अक्सर स्पष्ट बहुमत एक पार्टी को दे देती है। अब स्पष्ट बहुमत क्या टीएमसी को फिर से स्पष्ट और प्रचंड बहुमत मिलता है, या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मतदाता अक्सर वहीं जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि हाँ, ये पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है। अगर अब खैर मतदाताओं को निर्णय करना है, उस पर हम अभी क्या कहें, लेकिन एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हों जो सामने आकर नहीं कहना चाहते, लेकिन पीछे से बात कहते हैं कि टीएमसी को हमको हराना है, और टीएमसी को जो हरा सकती है इस समय बीजेपी ही हरा सकती है। तो बीजेपी के साथ हम हैं, खुले तौर पर नहीं सामने आ सकते। ये ऐसी ही बातें जो लेफ़्ट पार्टी के जो नेता हैं, लेफ़्ट पार्टीज़ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मन में बहुत बड़ी टीस है कि क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी ने उनका गढ़ एक तरह से ख़त्म कर दिया था पश्चिम बंगाल में। और जो आप कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि बीजेपी वहां जीते, शायद इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी को बोला गया कि आप अभी रुकिए। जी, तो कांग्रेस के नेता ही और टीएम, मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट पार्टीज के जो नेता हैं उन्होंने पिछले चुनाव में भी बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। हालांकि वो 3 से लेकर 77 तक तो पहुंच गई थी, लेकिन 77 से काम चला नहीं, विपक्ष में आ गए। तो लेफ्ट के नेताओं ने पिछली बार भी साथ दिया था। इस बार लेफ्ट का और कांग्रेस का भी साथ है कि टीएमसी को हटाना है, क्योंकि कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस को खतरा इस बात का है कि ममता बनर्जी अगर जीती तो इंडिया गठबंधन की कमान फिर राहुल गांधी के हाथ में नहीं, ममता बनर्जी के हाथ में आ जाएगी। राहुल गांधी की चर्चा ही नहीं होगी नेशनल लेवल पे। जी, और ममता बनर्जी उनको पता है कि अपने, शायद हम अपने दर्शकों को याद होगा कि ममता बनर्जी ने टीएमसी संसदीय दल की वो एक तरह से प्रमुख भी हैं। दिल्ली में भी वो अहम मुद्दों पर जब भी कोई, हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठकों में नहीं शामिल होती, लेकिन अहम मुद्दों को लेकर वो दिल्ली की भी राजनीति करती रहती हैं। तो उनका भी मन है कि बंगाल में 15 साल दे दिए, एक बार और टर्म ले लें, उसके बाद क्या वो दिल्ली की क्या भरोसा अभिषेक बनर्जी को वहां बैठा दे, खुद आ जाए यहाँ पे। जी, तो नीतीश जी का मन आखिरकार पटना से दिल्ली आ ही गया ना। तो लंबे शासन के बाद राज्य में फिर दिल्ली का ध्यान आता है नेताओं को, तो हो सकता है। तो इसलिए जो कांग्रेस है वो कभी नहीं चाहेगी कि ममता बनर्जी इस बार जीत जाएं, क्योंकि अगर वो जीत गई तो फिर इंडिया गठबंधन की जो कमान है, और आपने भी शायद खबरें की हैं कि किस तरीके से चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सब लोग ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन में अभी से कोई बयान नहीं दे रहा है। अच्छा, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, तो शायद ममता बनर्जी समय रहते वो काम कर रही हैं जी, और कर सकती हैं। अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ के दिल्ली आ गए होते तो शायद पीएम को लेकर जो उनका इंटरेस्ट था वो थोड़ा कम हो सकता था। मतलब वो उस रेस में बने रह सकते थे, लेकिन वो वहीं से राजनीति कर रहे थे और इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सर एक चीज़ है, जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं, पश्चिम बंगाल में तो भाई अनडिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जी, ट्रांसफर पोस्टिंग की आपने बात की, लेकिन और भी बाकी चीज़ें हैं। ममता बनर्जी हर चीज़ में कोर्ट पहुंच रही हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि वहाँ से मोदी जी ने जब बिहार जीता था तो उन्होंने कहा था कि बिहार से गंगा बंगाल जाती है, जी, और हो सकता है जब बंगाल में चुनावी प्रचार तेज हो, जोरों पर हो, तब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा हो, जी, और उस समय उसको भुनाया जाए कि हमने कहा था, जी, और अब देखिए हम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और दूसरा, आपने जो बात कही है कि वो कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन है, तो टीएमसी को, खासतौर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन है। जब उनका कार्यकाल खत्म होने को आया तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि देश में आपातकाल लगा हुआ है। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल जाएं और विपक्ष के किसी कार्यकर्ता से एक बार, और ख़ासतौर पे अगर वो राजनीतिक हिंसा का शिकार हुआ है, ज़रा आप उसके साथ आधा घंटा बिता लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन के दौरान एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लगा हुआ है। वहाँ पर जिस तरीके के राजनीतिक हिंसा के शिकार जो लोग हुए हैं, उनकी अगर आप बीती सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार क्या इस तरीके का कृत्य कर सकती है, क्या अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की छूट दे सकती है, क्या अपने प्रशासन को इस तरीके से पंगु बना सकती है कि आपको एक उनकी बात ही नहीं सुननी है, उनकी मदद ही नहीं करनी है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो जिस पार्टी का शासन ऐसा रहा हो उसको आपातकाल नजर आएगा, उसको अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन नजर आएगा ही। तो ये उनको अपने गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए कि जांच छापे के दौरान अगर कोई मुख्यमंत्री ईडी के हाथ से कोई फाइल छीन ले जाए, अगर जब कोई सीबीआई की रेड पड़े तो वहाँ पर सीएम जाकर एक तरह से दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जांच एजेंसियों के प्रति या जो हमारी जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उनके प्रति कितना उनका आदर सम्मान है। ये इससे कई बार वो प्रदर्शित कर चुकी हैं इसको। ठीक है, और ये सिर्फ बात बीजेपी नहीं कह रही है या बीजेपी उन पर आरोप नहीं लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने समय समय पर जो टिप्पणियां की हैं टीएमसी के या ममता बनर्जी के इस तरीके के व्यवहार के प्रति, वही अपने आप में बहुत कुछ कह देती हैं। ठीक है, हम लोग आसाम पे चर्चा करें, लेकिन आसाम की चर्चा कांग्रेस से जुड़ी हुई है जी। और हम लगातार कहते रहे हैं और हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस में आला कमान तो है, पर आला कमान का कमान पार्टी के नेताओं पर नहीं है जी। आप देखिए ना, उड़ीसा में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, हरियाणा में होते होते बच गया वो आधी रात को मल्लिकार्जुन खड़गे को एक्टिव होना पड़ा और होते होते बच गया वहां पे। इसके अलावा विधायक खुल के कह रहे हैं कि हमें तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं कि हमें कहाँ वोट देना है, किसको वोट देना है। ठीक है, ये 3 राज्यों की बात हो गई। हरियाणा में कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही कि जो लोग क्रॉस वोटिंग किया है या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जी, पूरे नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, उड़ीसा में आप देखिए, उड़ीसा में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, बिहार में भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और उधर आसाम, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिन पहले ही जा चुके हैं। कई विधायकों ने पाला आपका बदला, कई नेताओं ने पाला बदला। एक सांसद जिनके बेटे को टिकट दे दिया गया था, एक सांसद वहां से जीत कर आते हैं जहां पे 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो सांसद आपके इस्तीफा दे देते हैं और आप इस बात को कबूल करते हैं बड़ी सभा में कि हाँ हम लोग उनको नहीं मना पाए। ये मतलब एक लाचारी कांग्रेस की नहीं दिख रही है। इसमें 2 बातें हैं अंकित जी। पहली बात यह है कि अगर हम देखें जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो पॉलिटिकल स्टाइल है ना, वो बीजेपी के नेता जरूर हैं लेकिन असम में कांग्रेस को भी वही चलाते हैं। वही तय करते हैं कि कांग्रेस से कौन कब आएगा इधर और कब वहाँ पर कौन रहेगा, कौन इधर जाएगा, कौन इधर जाएगा, वो ये तय करते हैं क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी भी रहे हैं। तो और फिलहाल तो खैर वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन असम की कांग्रेस को वही चलाते हैं। और जिस तरीके से वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आए, जिस तरीके से उन्होंने बोरदुलई जो सांसद हैं उनको लेकर आए, उनके बेटे को टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने ये कई समय समय पर ऐलान किए थे कि कांग्रेस से इतने और आएंगे, उतने और आ गए। तो उनको पता है कि उनको वो नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी जो 20% लोग हैं वो आ सकते हैं, अभी भी जो हिंदू है वो आएंगे। तो और क्या होता है कि जब ये एक माहौल बनाने में हेमंत बिस्वा शर्मा माहिर हैं, जनता भी देखती है कि माहौल क्या है, जनता देखती है कि हवा का रुख किस तरफ है, तो जनता उसी तरफ जाती है। और हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव में किस तरीके का प्रबंधन करना है, कैसे अपने प्रत्याशियों के लिए वोट सुनिश्चित करना है, वो अच्छी तरह जानते हैं। हमने देखा है ग्राउंड पर जाकर असम के विभिन्न इलाकों में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि असम की सरकार ने, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचाया है, खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों को जिस तरीके से वहां पर सहायता मिली है, सरकारी सहायता, बिना कोई धर्म देखे, बिना कोई जाति देखे, बिना कोई उसका ये देखे कि भैया वो किस वर्ग की है। तो ये हमको लोगों ने बताया है कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को फायदा मिला है। दूसरा, जो महिलाएं और लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एक धर्म की नहीं है, वो दूसरे धर्म की भी हैं।
खासतौर पर आप देखिएगा कि जो वोट मिलेगा, जिसमें कहा जाता है कि भाई जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बीजेपी को वोट करेंगी। वो क्यों करेंगी? क्योंकि बाल विवाह असम के मुख्यमंत्री ने रुकवाया, जो एक एक आदमी 3-3 और लड़कियों को ढूंढना जाता था खासतौर पर कि हमको तो 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करनी है, ऐसी लड़कियों को ढूंढ ढूंढ के 3-3 4-4 लड़कियों से शादी कर लेते थे लोग। उस पर जो उन्होंने रोक लगाई है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करवाया। तो असम के मुख्यमंत्री को न सिर्फ हिंदू महिलाओं के वोट मिलेंगे बल्कि मुस्लिम महिलाओं के वोट भी बड़ी संख्या मिलेंगी, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं एक काली प्रथा जो चली आ रही थी, ये जो एक काली करतूतें जो चली आ रही थी कुछ लोगों की, उन पर कुठाराघात किया है। कह सकते हैं कि उस आपदा से उनको महिलाओं को मुक्ति दिलाई है। और जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको कोई मतलब वो नहीं रहता कि कोई झिझक नहीं रहती, वो खुले तौर पर कहते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, ये हमारे राज्य में तो नहीं चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक बात है वहाँ पे असम के मुख्यमंत्री को क्यों वहाँ पर एडवांटेज है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि असम में कांग्रेस का प्रभार किसके पास है? प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है। गांधी परिवार के किसी भी नेता के पास अगर कोई प्रभार रहता है तो समझो कि वहाँ पर कांग्रेस का मतलब वहाँ पर कांग्रेस की पराजय तय है। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की प्रभारी थी, कांग्रेस की प्रभारी थी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा दिया, वो जो पोस्टर गर्ल थी वही बीजेपी में आ गई। वहाँ पर क्या हश्र हुआ यूपी में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में, ये सबने देखा। और वही प्रियंका गांधी वाड्रा अब असम में प्रभारी हैं, और उनके प्रभारी बनते के साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस में बिखराव आया, क्योंकि देखिए गांधी परिवार दिल्ली में बैठकर चलाना चाहते हैं। ठीक है, एक आध बार वो वहाँ पर हो आई हैं मीटिंग में, तो वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपको निर्देश दिए जाते हैं। तो आप जब संवाद जो है वो अगर वो दो तरफा नहीं होगा, एक तरफा होगा, तो लोगों के मन में ये सवाल उठेगा ही कि मेहनत हम करते हैं, दिल्ली से फरमान आ गया कि आप ऐसा करिए। ऐसा नहीं चलता, लोकतंत्र है ये। हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा है, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसको उसका परिणाम चाहिए, उसका फल चाहिए, उसको उसके मन में भी कुछ है कुछ करने की, तो उसको अवसर चाहिए। आप वो अवसर कुछ खास लोगों को देंगे और फरमान के स्टाइल में पार्टी चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की विफलता है ये, उनके प्रभारी बनते के साथ ही जिस तरीके से बिखराव शुरू हुआ। सर किसके विफलता बताओगे? आप देखिए, आप राज्यसभा चुनाव में तो कुछ हुआ नहीं। जी, राज्यसभा चुनाव में देखिए, अब वो आपके सामने ही है। कांग्रेस के जो एमएलए हैं वही कह रहे हैं, हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस के एमएलए हैं। दिलचस्प बात है ना सर कि मुस्लिम एमएलए टूट के हरियाणा के। जी, और खास बात ये भी देखिए इसमें अंकित जी आप कि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अपने विधायकों तक नहीं पहुंचा पा रहा है कि आपको किसको वोट देना है, लेकिन बीजेपी बता दे रही है भाई आपको किसको वोट देना है। तो ये दिखाता है कि आपका बस आप अपने बस राजशाही अंदाज में बस जिए जा रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी है, हमारे उम्मीदवार को वोट मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिलता। अगर वो रात को खटखटाया नहीं होता चुनाव आयोग का दरवाजा, और चुनाव आयोग ने भी जिस तरीके से सब कुछ वहाँ पर बीजेपी का कैंसिल नहीं हुआ होता। हाँ, तो मतलब वो बस वो बच गए, मतलब ऐसा कि धागे पर जैसे लटक जाता है ना कुछ, वो बस बच गया किस तरीके से वो। लेकिन बिहार में चुनाव थे, लेकिन वहाँ पर पार्टी का 1/4 जो विधायक दल का 1/4 टूट गया कांग्रेस के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये उड़ीसा में भी वही हाल है। अब बिहार में देखिए चुनाव हो रहे हैं, ना वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो एक्टिव है, ना वहाँ के प्रभारी अल्लाह और वो एक्टिव है जी। तो विधायक क्या करें जी। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जैसे होता है ना, रुई आप है तो रणनीति बनाता कौन है, जैसे रुई में होता है ना, रुई में जैसे आपने ऐसे करा तो उसमें जितनी ताकत लगती है आपको ऐसे उसमें से एक और उसका वो निकालने की, तो उससे ज्यादा कांग्रेस आसानी से टूट जाती है। बिल्कुल। तो देखना होगा कि ये चुनावी जो शोर है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे और 4 मई तक हम लगातार चुनावों की बात करेंगे। चुनाव में कौन कब किधर किस तरीके से प्रचार में व्यस्त है ये भी बताएंगे, और इनसाइड जो खबरें हैं वो हम लगातार आपके लिए बताते ही रहते हैं। तो आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।